जो अडानी अंबानी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको शरण देते हुए हैं, आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को टेम्पो भर के पैसा लिया जा रहा है। अगर राहुल गांधी को टेम्पो भर के पैसा जा रहा है तो 10 साल से आप सो रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री, जो एक देश का प्रधानमंत्री, वो कह रहा है कि टेम्पो भर के पैसा जा रहा है। तो मतलब केंद्र सरकार क्या कर रही है? सरकार को पता है चोरी हो रही है, तो जो जैसा आगे पप्पा है वो क्या कर रहे हैं? स्मृति ईरानी अमेठी में कह रही हैं कि अगर गांधी परिवार की सत्ता वापस आती है तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा, और इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं राम मंदिर बना रहे तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को हटवा देंगे, वो फैसला पलटवा देंगे और आप सब राम के पूजा करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर हटना चाहिए? 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दे गायब हैं। प्रधानमंत्री खुद रोजगार की बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये भी नहीं बता रहे हैं कि 24 से लेके 29 तक उनका प्लान क्या है। जैसे वो पहले कहते थे कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपको सरकारी आवास देंगे, शौचालय देंगे। इस बार कुछ देने का वादा नहीं है। इस बार जो नए शब्द सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा चलन है पाकिस्तान का, हिंदू का, मुसलमान का, मंगलसूत्र का और कई सारे झूठ जैसे कि जो भी आपके पास 2 है कांग्रेस आपसे 1 ले लेगी। अब इस झूठ के लिए भी अगर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि इस देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसको स्वतंत्र होना चाहिए था वो आखिर कितनी स्वतंत्र बची है। यही सब सवाल है। और इसके साथ साथ नवनीत राणा का एक बयान आया है कि 15 मिनट नहीं, बस 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे कि हम क्या हैं। अब ऐसी स्थिति में धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर धार्मिक हिंसा भड़काने के आरोप नहीं लगेंगे, ना चुनाव आयोग कोई नोटिस भेजेगा। लेकिन अगर यही बयान विपक्ष के किसी नेता द्वारा आया होता, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको लेकर के तमाम तरीके की कार्यवाही होती रहती है। संदीप हमारे साथ है। संदीप, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना योजनाओं की बात कर रही है, ना मुद्दों की बात कर रही है। जैसे आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे, कितना पैसा चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ देता हूँ, ऐसी बातें होती थी। इस बार वो पूरा मसला कि विपक्ष पाकिस्तान परस्त है और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान दुआ कर रहा है, इस तरीके की हेडलाइंस चल रही हैं। उसके बाद कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाह रही है, ओबीसी SC ST का आरक्षण छीन के, ये भी एक झूठ था। आपके पास जो 2 है कांग्रेस 1 ले लेगी, ये भी एक झूठ था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब की ज़रूरत क्या पड़ी, और नवनीत राणा जैसे लोग जब धार्मिक माहौल बिगाड़ते हैं तो चुनाव आयोग खामोश क्यों रहता है? देखिए, चुनाव आयोग की खामोशी तो उसी दिन पता लग गई थी जिस दिन चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, और EVM की बात पर उसने बोला था कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो EVM को दोष देते हैं, इस तरीके की। तो ये चुनाव आयोग की टोन तो शुरू से ही आपको जिससे कहें कि सत्ता के पक्ष में दिखाई तो दी है। और आज जब कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे तो वाकई में है नहीं। उन्होंने जब 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख की बात की और तमाम जो बात की, क्या अब वो बात दोबारा जनता मानेगी या जनता उस गारंटी को मानेगी? जनता को एक गारंटी भी नहीं दे पाने के। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी पाकिस्तान, मोदी की गारंटी मुसलमान, मोदी की गारंटी मटन, मोदी की गारंटी मांस मछली है। क्या ये मोदी की कैसी गारंटी है? मोदी की गारंटी राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को गाली देना है? क्या मोदी की गारंटी देश के अंदर जो शांति है उसको भंग करना है? क्या मोदी की गारंटी देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है कि हाँ लोकसभा चुनाव है, देश के अंदर एक अच्छी तरीके से चुनाव होने चाहिए, यहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए, जो कांग्रेस जो बात कर रही है या इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा है कि 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है कि महंगाई दूर करेंगे, और वो बात कर रहा है MSP की गारंटी की बात कर रहा है, बात कर रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, जो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनके विचारों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 50% कैप भी हटाने की आरक्षण हटाने की बात हो रही है। तो एक तरफ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को न्याय दिलाने की, उनके हक अधिकार सुरक्षित रखने की बात हो रही है, और एक दूसरी तरफ बात हो रही है कि नहीं, उन मुद्दों से ही भटकाया दिया जा रहा है जहां पर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के मुद्दे है ही नहीं, जहां पर उनके अधिकारों की बात ही नहीं हो रही। जो रैलियों में लोग आ रहे हैं उनसे भी बस यही कहा जा रहा है कि आप देखिए, उसकी राहुल गांधी की नानी भी आ जाएं तो अब CA को हटा नहीं सकते। इससे देश का किस तरीके से भला हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। जो अडानी अंबानी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको शरण देते हुए हैं, आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को टेम्पो भर के पैसा लिया जा रहा है। अगर राहुल गांधी को टेम्पो भर के पैसा जा रहा है तो 10 साल से आप सो रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री, जो एक देश का प्रधानमंत्री, वो कह रहा है कि टेम्पो भर के
पैसा जा रहा है। तो मतलब और प्रधानमंत्री केंद्र को पता है, सरकार क्या कर रही है, सरकार को पता है चोरी हो रही है, तो जो जैसा आगे पप्पा है वो क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, बताएं क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो मैं और देख रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे? और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि पहले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गरीब की कमाई पर हाथ मारती थी, आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और बड़ी कद्दावर मानी जाती हैं, मोदी जी की करीबी हैं। स्मृति ईरानी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी अमेठी में कह रही हैं कि अगर गांधी परिवार की सत्ता वापस आती है तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा, और इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं राम मंदिर बना रहे तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को हटवा देंगे, वो फैसला पलटवा देंगे और आप सब राम के पूजा करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर हटना चाहिए? इस तरीके के बयान दे करके वो लोगों से वोट मांग रही हैं, और ये धर्म के नाम पर वोट मांगना हमारे देश के संविधान में, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग सकती हैं। अब एक मंत्री इस तरह से वोट मांग रही हैं, उसका क्लिप वायरल है। मैं दावा कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की यह हैसियत नहीं है कि वो एक नोटिस भेज पाए। तो ऐसे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है, क्या स्थिति है चुनाव आयोग की, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव आयोग की साख खराब हो गई तो क्या लोग भरोसा करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं? सिर्फ इसमें स्मृति ईरानी नहीं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया कि अभी तो राम मंदिर हमने मुक्त करवाया, जितने भी मंदिर हैं उनको मुक्त करवाएंगे। किन से मुक्त करवाएंगे? आप देखिए, देश के अंदर जब जब बात विकास की होनी चाहिए, जब बात रोजगार की होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद, तो ये कर कौन रहा है? कभी राहुल गांधी के मुंह से या तेजस्वी यादव के मुंह से या अखिलेश यादव के मुंह से आपने सुना कि नहीं मुसलमानों की बात, या जो कहते हैं कि जिस मुसलमानों का आरोप लगाती है जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर पे बाबरी वाला ताला लगा देगी, कहते बाबरी वाला ताला लगा दी। तो कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के मुंह, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के मुंह से भी कभी आपने कभी तुष्टिकरण की राजनीति या ऐसे बयान नहीं सुने होंगे जो एक पक्ष, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो या मुस्लिमों के पक्ष में, वो जो सर्व समाज है उसकी बात करते हुए आगे चल रहे हैं। और जो राजनीति, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, स्मृति ईरानी हो, इनके पास सच्चाई है कि असल मुद्दे गायब हो गए हैं। जब आपने रिपोर्ट की वहाँ पे सुजानपुर जाके अमेठी के अंदर, तो आपने देखा वहाँ पे विकास का क्या है, जीरो। आप बाकी आपके रिपोर्ट के बाद तमाम पत्रकार वहाँ पर जा रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं कि लोगों को पता लग गया कि हाँ, स्मृति ईरानी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। के.एल. शर्मा हैं, चुनाव में लड़े हैं, वो भी जाकर अब उन्हें सुजानपुर जाके वो अब जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो मोल्टिस की रिपोर्ट का ये जो पूरा असर पड़ा है, उसके बाद जो तमाम पत्रकार भी वहाँ जाने लगे हैं, उससे पता लगता है कि देश के, अगर हम बाकी सांसदों का भी ऐसा, इवन राजनाथ सिंह का गांव जो बेती है उसको भी हमने विजिट किया था, वहां भी यही हालात है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना तो पूरी तरह से फ्लॉप रही, क्योंकि राजनाथ सिंह ने दोबारा किसी गांव को गोद नहीं लिया। मैं एक और चीज पे आना चाहता हूं संदीप, जैसे अगर मैं यूपी और बिहार के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो 80 सीट यूपी में है। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 60 से ज्यादा सीटें थी। इस बार की स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या, अगर मैं 80 में से आपसे एक नंबर पूछूं कि इंडिया गठबंधन कितने नंबर ला रहा है यूपी में, तो आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है? इंडिया गठबंधन कितने भी नंबर ला रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले सीट काफ़ी कम होने वाली है। 60 मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 40-42 तक का आंकड़ा छू पाएगी और बाकी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। आप बदायूं देख लीजिए, जो ये जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज देख लीजिए, मुजफ्फरनगर जो चुनाव हुए, मेरठ में जो चुनाव हुए, अरुण गोविल की हालत इतनी ज़्यादा, आप गए थे, अरुण गोविल की हालत इतनी ज़्यादा कि मुद्दे ही नहीं थे बोलने के लिए। जब हो जाएगा तो ऐसे लग रहा था जबरदस्ती वो मुंबई बैठे थे, उन्हें टिकट दे दिया गया और उसके बाद वो आए और चले गए, जो भ्रमण के लिए आए थे। उसके बाद से मेरठ की जनता में रोष है, और जो वहाँ से एक अम्बेडकराइट जो सुनीता वर्मा को उतारा गया अखिलेश यादव द्वारा, एक वाइब बनी मेरठ के अंदर कि हाँ, इस बार अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को। और आप देखिए जो वाइब थी कि आएगा तो मोदी ही, और 400 पार का नारा तीसरे चरण के बाद गायब हो गया है। तीसरे छोड़िए, दूसरे चरण के बाद 400 पार के नारे की हवा निकल गई है।
कोई नारा बिहार लगाने को बिहार तैयार की नहीं क्या स्थिति है? जैसे बिहार में कितना सीट आ सकता है? देखिए, बिहार में मैं अभी देख रहा था, तेजस्वी यादव की रैली देख रहा था, उनके कमर में चोट लगी है, फिर भी वो रैलियां कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ आ रही है। पहले भी जब विधानसभा चुनाव थे तो तेजस्वी यादव की रैलियों में ऐसी ही भीड़ थी और सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी लाने में सफल भी रही। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस भी शामिल है और उसके अंदर जो माहौल है देश के अंदर, चाहे ये कोविड वाला दौर था, सबसे ज़्यादा मजदूर जो पलायन करके गए, मुंबई वगैरह भागे, पैदल जो गए, बिहार गए, तो उसका भी असर मेरे को लगता है इस बार। जो तेजस्वी यादव बार बार याद दिला रहे हैं कि नहीं, कोविड के अंदर जब आपको पैदल चलने में मजबूर कर दिया, ये वही सरकार है। जो जब राशन की जरूरत थी, जब देश के अंदर ऐसे हालात बना दिए गए कि नहीं, जो नमाजी हैं जिनके बोलते हैं तबलीगी जमात कोरोना फैला रहा है, इन ऐसे मुद्दों से भटका दिया गया, जबकि पैदल जो मजदूर चले थे उनकी मदद नहीं की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता उम्मीद करती है, जो कहती है कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं होते, हमें इसकी गारंटी चाहिए, हमें इनके मुंह से वो गारंटी चाहिए जो देश का भला करे, जो देश के असल मुद्दों पर बात करे, लेकिन वो गारंटी दूर जैसे तक मैं नहीं अगर आपका फिगर लेता हूं तो 40 सीट, अगर 60 सीट यूपी और बिहार मिला के कम हो जाती है, 50 भी अगर मान लें, तो सरकार बनने की गुंजाइश तो नहीं दिखती है। कारण क्या है कि देखिए, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो गया, भले ना सीएम बन पाए कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। पंजाब में पिछली बार भी सीटें नहीं थी, इस बार स्थिति और अलग है क्योंकि केजरीवाल अंदर है और पंजाब आम आदमी पार्टी का गढ़ बन गया है दिल्ली के बाद। कश्मीर में वॉकआउट कर दिया बीजेपी ने, एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो पार्टी जिसने कश्मीर में 370 हटाने के बाद पूरे देश में उसका माहौल बनाया, मंच से भाषण दिया कि हमने कश्मीर को आजादी दिलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वही पार्टी कश्मीर में एक सिंगल सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि पता है कि कश्मीर में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये बात सत्य है कि जमानत जब्त हो जाएगी। और ना मोदी जैसे नेता, अमित शाह जैसे नेता जो पूरे देश में चुनाव का माहौल बना रहे हैं, वो कश्मीर से दबे पांव पीछे क्यों भागेंगे? 370 की बात, एक मैं छोटी सी बात कर दूं, 370 राजस्थान और बिहार जाके बात करें कि 370 हमने हटाई, उसके नाम पे हमें वोट दीजिए, लेकिन जहां 370 हटाई है उस वहां पर आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो साफ पता लगता है कि जितने भी जुमलेबाजी है, मंचों से जुमलेबाजी अच्छी है। तो मैं यही समझ रहा हूं संदीप, कश्मीर में सीटें कम हुई, पंजाब में सीटें कम हुई, हरियाणा में सीटें कम हुई, आपकी सीटें यूपी में कम हुई, बिहार में कम हुई। अगर इन 5 राज्यों में मिलाकर के 60, 70, 80 सीटें कम हो जाती हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये 300 पार भी नहीं है तो 400 पार कैसे पॉसिबल है? 400 पार तो मेरे को लगता है, जो अखंड भारत की बात करते हैं, मेरे को लगता है पाकिस्तान की कुछ सीटें अमित शाह मेरे को लगता है जीत जाए, कहीं से लेके आए, उधार ले लेंगे या पाकिस्तान से भी समझौता करके सीटें ले आएंगे। नहीं तो सांसद विधायक भी तो अगर आप खरीदेंगे तो अपने देश के खरीद सकते हैं। मजाकिया टोन में बताऊं आपको कि और कोई चारा ही नहीं। अब देखिए, अभी अब कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे। अब हरियाणा में पूरी मजबूती से है बीजेपी, क्या दिल्ली में पूरी मजबूती से है, और बिहार में, यूपी में मजबूती से। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या होगा? मतलब, और सबसे मेरी बड़ी बात नहीं आती, ये कहते हैं कि जब हम रोजगार देंगे, जैसे बात करते थे रोजगार देंगे या विकास करेंगे, तो इसके लिए तो जो पूर्ण बहुमत है वो तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 400 पार किस लिए, किस उद्देश्य है? क्या संविधान बदलने के लिए 400 पार लाया जा रहा है? क्या आरक्षण खत्म करने के लिए 400 पार लाया जा रहा है? 400 पार का सपना क्यों? 400 पार ही क्यों करना है कि आपको पूर्ण बहुमत, अभी भी आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप विकास की बात, विकास अभी भी कर सकते हैं, रोजगार अभी। 400 पार क्या कोई बड़ा एजेंडा है? क्या देश के अंदर कुछ इस तरीके की क्रांति लाना चाहते हैं जिससे एक समुदाय को और ज्यादा टारगेट किया जा सके, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के साथ और ज्यादा अन्याय किया जा सके? क्या आरक्षण को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा खत्म करने की साजिश है? आखिर 400 पार का मतलब क्या है? लेकिन उस 400 पार की हवा 3 चरणों में कहीं दिखाई नहीं देती। अब तो यही बात थी जो हम आपसे करना चाह रहे थे। इस चर्चा में मुख्य मुद्दा था चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है और नवनीत राणा का जैसा बयान रहा, उसके बाद क्या 400 पार के फिगर में 300 का भी आंकड़ा छूती हुई भाजपा दिखाई दे रही है? इस दावे में कितनी सच्चाई है? तमाम बातें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।